वो यही खड़े मुझे घूर रही थी। I was driving on the Karsas road. बेटा, छत पे क्या कर रहे हो इस टाइम? आंटी, मेरी मम्मा ने छलांग लगा दी यहाँ से। क्या हुआ, डर गए हो? डरना मत, क्योंकि आपके होशो हवास को बेकाबू करने और आपकी सोच की चौखट पे दस्तक देना है। पुरसरार वाक़ियात और दिल को चुका देने वाली लर्ज़खेज़ कहानियों के साथ मैं आ गई हूँ इन माय शो हॉरर नाइट विद फिज़ा सीज़न 3। काशी मुझे मत छोड़ के जाओ। काशी तुम्हारे बगैर मैं तन्हा हो जाऊंगा। काशी तुम्हारा साथ पाके मैं खुद को कामिल समझता हूं। मुझे ऐसे रुस्वा करके मत जाओ काशी। काशी तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी अपनी दुनिया में। काशी अपने वादे को वफा तो करो। यावर, जो कि एक नौजवान लड़का था, हंसता मुस्कुराता उम्र बालिग को पहुंचा तो अपने घर का चांद बन गया। घर वाले यावर से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। यावर की हर बात को माना जाता था, उसकी हर जिद को पूरा किया जाता था। यावर, जिसका शुरू से इंटरेस्ट नवादरात में रहा, आसार कदीमा में रहा, क्योंकि वो खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था। पुराने तमस्सखुर की इमारत और मुजस्समात उसको अट्रैक्ट करते थे। यावर की इस आदत से उसका दोस्त अहमद आशना था। यावर क्योंकि हर एंटीक एग्जीबिशन में पहुंचा होता था और अपनी पसंद का एंटीक उठा के ले आता था। जितना पुराना एंटीक होता था, जितना कदीम होता था, यावर को उसके लेने की दिलचस्पी उतनी ज्यादा होती थी। ताहम अहमद का फोन कॉल जैसे ही रिसीव हुआ और अहमद कहने लगा, यावर तुम्हें पता है पुरानी सिविलाइजेशन के एंटिक्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है आर्ट काउंसिल में, और वहां काफी पुराने ऐसे मुजस्मे भी हैं जो बिकने के लिए आएंगे। मैंने कहा इस बारे में सबसे पहले तुम्हें ही इत्तला दे दूं, क्योंकि तुम ही मेरे वो वाहिद दोस्त हो जो न जाने पुराने मुजस्मों का, पुरानी चीजों का, पुरानी नवादरात का नशा करता है। इतना क्रेज है तुम्हारे अंदर पुरानी सिविलाइजेशन की चीजों का, मैंने किसी में नहीं देखा। सो वेल, अहमद ने बताया कि 4 बजे आर्ट काउंसिल में एक एग्जीबिशन है जिसमें हड़प्पा जिला साहिवाल से निकले हुए कुछ आसार कदीमा भी आ रहे हैं। वहां बहुत सारी चीजें होंगी जिसको तुम कैप्चर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें तुम देख सकते हो, तुम्हारी स्टडी में भी बेतहाशा काम आएंगे। अहमद के इस फोन कॉल ने यावर को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। उस दिन यावर एक बोरिंग सा दिन गुजार रहा था। अहमद के इस फोन कॉल के बाद से यावर ने फौरन तैयारी कर ली कि जल्दी से निकले अपनी गाड़ी को लेके और हड़प्पा की तरफ पहुंच जाए और उस आसार कदीमा का जल्दी से मुआयना कर ले।
यावर की ये कहानी तो मैं आपकी समात तक पहुंचा दूंगी, लेकिन उससे पहले वो तमाम लोग, शब के वो थके वो सितारे, मेरी शब की वो शह सवार, जिस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपकी समात को मेरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। शब का वो वक्त आ गया है जब आपका और मेरा साथ होता है, हमारी गुफ्तगू का तसलसल कायम होता है। मैं रूबरू होती हूँ आपसे, गुफ्तगू करती हूँ, कुछ वाक़ियात, कुछ कहानियाँ आपकी समात तक पहुँचाती हूँ और आज भी कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, जल्दी से उनके नाम की हाजिरी लगा लूँ। जैन खान, फसी शेख, हसान, अशर अली, क्रैश एबर, IM लविन, नेहा, IM शापाल खान, हारून अफरीदी, बिंजी, अली मलिक, उसामा बवाने, अनुषा सेठ, रज़ा उर रहमान, एनाफ हसन, MZ, IM कुरैशी, मोहसिन फरीद, M फैजी, आयशा राइट्स, बोलो अहमद, हाई साहब, अमर शाहिद, मोहसिन फरीद और काफ़ी लोग मुझे सुन रहे हैं। हिना खान टनौली कहती हैं क्यों डरा रही हैं जी? क्योंकि मैं डराने के लिए आई हूँ। आपने टाइटल नहीं पढ़ा, हॉरर नाइट विद फिज़ा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? यहाँ पे हम फन करेंगे। So those people who are lover of spooky stories, मेरे शो में वो आते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, आज की कहानी की तरफ भी बढ़ूं। So this is a story about a boy, a guy whose name is यावर। यावर एक लड़का है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे नवादरात का तारीख कदीमा का बहुत शौक है। और होता कुछ यूँ है, यावर और अहमद हड़प्पा ज़िला साहिवाल से आई हुई नवादरात की एग्जीबिशन में जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यावर की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। इन्हीं चीज़ों के अंदर उसकी नज़र पड़ती है एक स्टैचू पे, एक मुजस्मे पे। ब्लैक ऑब्सीडियन का बना हुआ ये स्टैचू, जिसकी आंखों में गार्नेट लगा हुआ होता है, यावर को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत सारे पुराने सामान के साथ पड़ा हुआ ये स्टैचू यावर हर कीमत पे खरीदना चाहता है। ये स्याह रंग की मूर्ति, जिसे देखने से मालूम होता है कि किसी लड़की की है, थोड़ी सी टूट फूट का शिकार होती है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। यावर पहली नजर में ही उसकी कीमत को जान लेता है। बताए गए हर मोल पे वो उसको खरीदना चाहता है। उसे खरीद के वो अपने घर ले आता है। घर में जैसे ही एंटर होता है, एनी उसका वेलकम करती है। तो भाई तुम आ गए, कैसा रहा ट्रिप? सुना है वहां पे बहुत पुरानी पुरानी चीजें नवादरात आई हुई थी, तुम तो पागल हो गए होगे। एनी, मेरी बहन पागल नहीं होता तो क्या करता? तुम्हें पता है वहां पे क्या क्या चीजें थी? और सिविलाइजेशन की ऐसी ऐसी चीजें जो उन्होंने खुद से बनाई, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती पुराने वक्तों के लोगों को कितना इल्म था। पुराने दौर के लोगों के हाथ में क्या क्रिएटिविटी थी यानी। भाई जब भी तुम आते हो ना किसी एग्जीबिशन से, ये कहानियां मैं हर बार सुनती हूँ। चलो जल्दी से खाना खा लो ताकि तुम्हारी मजीद कहानियां सुन सकूं।
और ये क्या है तुम्हारे हाथ में भाई? क्या मतलब क्या है? ये स्टैचू नहीं है, ये मुजस्मा है। वही भाई। एनीवेज, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? यावर उस मुजस्मे को अपने हाथों में थामे अपने कमरे में ले आता है। उसके रूम के एक शोकेस में, जहाँ पे और भी पुरानी आसार कदीमा की चीजें, पुराने आर्किटेक्चर्स रखे हुए होते हैं, उसे वहां पे लाके रख देता है। काफी देर तक उसकी नजर उसका मुआयना करती रहती हैं। उसे अलबत्ता उस मुजस्मे से एक ऑब्सेशन सी फील हो रही होती है। उसको अपने रूम में रखने के बाद वो अपने बाकी कामों में मसरूफ हो जाता है। अपने कपड़े रखना, खाना खाना, अलबत्ता अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी उसकी जिस रूटीन से चल रही होती है उसमें मसरूफ हो जाता है। डिनर के टाइम पे दादी उसे कहती हैं कि तुम्हें मैंने हमेशा मना किया है बेटा, मुजस्मे लेके घर में मत आया करो। दादी अम्मी, आप अब मुझसे ओल्ड फैशन बातें मत करने लग जाना। बेटा तुम नहीं जानती, मुजस्मे कोई वजह ही है जो हमारे नबी ने हज़रत अली के साथ मिलकर इनको तोड़ा था। हम मुसलमान हैं, तुम्हें इन मुजस्मों को घर में नहीं लेकर आना चाहिए। डैडी आप समझ नहीं सकती, ये मुजस्मा नहीं, एक पीस ऑफ आर्ट है। आपको इसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। अब आप अपनी ओल्ड फैशन बातें करेंगी और मैं उसको सुनने के मूड में नहीं हूँ, सो प्लीज़ लेट मी गो। या वो डिनर के बाद अपने कमरे में चला जाता है। दिन भर का थका हारा यावर सोने के इरादे से अपने बेड पे लेट जाता है। ताहम गहरी नींद में जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि यावर को महसूस होता है जैसे उसे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। हालत नींद में यावर को अपने एतराफ से पायल के घुंघरू की आवाज आती है। वो आवाज तेज होती जाती है, यावर के और करीब आती है। यावर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी कोई अकब में आके बैठ गया हो। कौन है मेरे पास? इस वक्त मेरे रूम में कौन आया है? यावर की जो ही आंख खुलती है उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की यावर के कमरे से चलती हुई बालकनी की तरफ चली जाती है। उस लड़की की पर्सनालिटी में, उस लड़की के वजूद में एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है। स्याह रंग के लिबास में मलबूस वो लड़की, जो ही यावर उसका पीछा करता है और बालकनी तक उसके पास आता है, और उसका ताक़ुब करता है।
तो ये सांवली सी लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसका मुजस्मा यावर अपने घर में लेकर आया होता है। वो लड़की जो कि एक मूर्ति के साथ उसके घर में आती है। इस वक्त एक वजूद पेकर बन के उसकी निगाहों के सामने होती है। बालकनी का समा कुछ ऐसा होता है, चांद अपने पुरजोश तरीके से चांदनी को फैला रहा होता है। यावर की निगाहों के सामने खड़ी वो सांवली रंगत वाली लड़की जिसकी चेहरे से यावर की नजरें नहीं हट रही होती। और यावर मधुए दीदार में होता है और उसका अपने ऊपर कोई काबू ही नहीं होता। उसकी पायलों की आवाज के पीछे वो खिंचा चला बालकनी में उसके सामने रूबरू खड़ा होता है। यावर का दिमाग उस वक्त उसके काबू में ही नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो लड़की यावर को निगाहों के जरिए उसके दिल में उतरती मालूम होती है। उसके चेहरे के चमक के सामने सादा लगा, आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। हर घड़ी तैयार है दिल जान देने के लिए, उसने पूछा भी नहीं फिर भी आमादा लगा। कारवां है ये सैराब जिंदगी है क्या है ये, एक मंजिल का निशान एक और ही ज्यादा लगा। रोशनी ऐसी अजब थी रंगे भूमि की नसीम, रोशनी ऐसी अजब थी रंगे भूमि की नसीम, हो गया किरदार मदगम कृष्ण भी राधा लगा। यावर जिसे मधुए गुफ्तगू होता है, ये और कोई नहीं बल्कि एक रूह होती है जो कि उस मुजस्मे में, उस मूर्ति में रिहाइश पजीर होती है। यावर उससे सवाल करता है, कौन हो तुम? कहती है, खुद ही लेकर आए हो और पहचानते भी नहीं, अनजान बन रहे हो। उसका अंदाज़े गुफ्तगू यावर को बहुत अपना सा लगता है। वो लड़की उसे अपना नाम काशी बताती है। काशी, तुम्हारा तो नाम भी बहुत अपना सा है। यावर उसे देख ही रहा होता है, ताहम उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिमाग बंद होता जा रहा है, उसकी निगाहें ओझल हो रही हैं, उसकी जिस्म पे थकावट का गलबा तारी हो रहा है। देखते ही देखते यावर जमीन पे गिर जाता है और आलमी नींद में चला जाता है। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती है और यावर पे पड़ती है, यावर की आंख खुलती है। उसे समझ नहीं आता रात को जो वाकया बीता वो उसकी इमेजिनेशन थी, हकीकत था या ख्वाब था। बहरहाल दिन और रात ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। यावर हर शब को बालकनी पे जाके एतराफ करता है कि कहीं वो सांवली हसीना, वो दोशीज़ा, वो काशी
उससे बात करने आई है कि नहीं। ताहम चांद की हर 14वीं रात को यावर की काशी से मुलाकात होती है। वो उसकी पायल की आवाज सुन के उठता है, उसके पीछे चला जाता है। उसे मधुर गुफ्तगू हो जाता है और सुबह बालकनी में बेहोश पड़ा हुआ पाया जाता है। वक्त ऐसे ही गुजरा होता है। एक दिन एनी देखती है कि यावर, उसका भाई, अपने रूम के बेड पे नहीं बल्कि बालकनी में सो रहा है। यावर उठो, पागल हो गई हो क्या? तुम बालकनी में पड़े हुए हो, तुम्हें अपना होश है? तुम्हारा चेहरा देखो, एकदम जर्द रंग हो रहा है तुम्हारा। एनी, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरी मदद करो। एनी अपने भाई यावर को सहारा देती है, उसे रूम तक लेकर आती है। कहती, यावर तुम्हारी हालत देखो, तुम एक मरे हुए इंसान लग रहे हो। और ये तुम क्या कर रहे हो? बालकनी में क्यों बेहोश पड़े हुए थे? घर वालों को पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है? यावर एनी की बात का जवाब नहीं देता और खामोशी इख्तियार कर लेता है। एनी सारी बातें अपनी दादी अम्मी को बता देती हैं और घर में तस्करा छिड़ जाता है कि यावर की तबीयत सही नहीं है। तब एनी को अजीब सा शक होता है। एनी अपने भाई का रोज रात को ताकुब करती है और वो नोटिस करती है कि हर महीने चांद की 14वीं रात को अक्सर यावर बालकनी में बेहोश ही पड़ा होता है। अपने भाई के लिए बेहद फिक्रमंद ये बहन जब ये बात अपनी मां से करती है तो घर वाले इस बात को समझ नहीं पाते। दादी कहती हैं कि हमारे बच्चे पे किसी चीज का असर हो गया है। यावर की तबीयत को देखकर घर वाले डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं। यावर को कोई बीमारी तो नहीं होती, लिहाजा उसके जिस्म में खून की कमी पाई जाती है। यावर की तबीयत का पता करने अहमद, जो कि यावर का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो घर पे आता है। घर वाले सारी गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि अहमद, यावर को क्या हो गया? ये तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, इसके जिस्म में खून की कमी है, इसका जर्द रंग हो चुका है। दादी अम्मी कहती हैं, अहमद मेरे बेटे, ये घर वाले तो डॉक्टरों के पास जाते रहेंगे, तुम मेरा एक काम करो, तुम कोई ऐसे शख्स के बारे में पता लगाओ जो अल्लाह का कोई नेक शख्स हो, जो रूहानी तौर पे मेरे बेटे का इलाज कर सके। दादी के कहने पे, दादी के इसरार पे अहमद आमादा होता है और कहता है कि मैं अब्बू के जो फ्रेंड हैं शाह साहब, जिनका नाम है, मैं उनसे बात करूंगा। अहमद शाह साहब से इस बारे में जिक्र करता है। शाह साहब कहते हैं कि मैं उस बच्चे का और उस घर का ताकुब करने के लिए जाऊंगा। अहमद के बहुत ज्यादा इसरार करने पे शाह साहब उनके घर पे आते हैं और घर का मुआयना करने लगते हैं। शाह साहब जो ही यावर के कमरे में आते हैं और उसका वो शोकेस देखते हैं जिसमें उसने बेतहाशा नवादरात रखे हुए होते हैं। शाह साहब उसका मुआयना करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, जो मूर्ति यहाँ पे रखी है इसे निकालो बाहर।
अहमद वो मूर्ति निकाल के शाह साहब के साथ आता है। शाह साहब वो मूर्ति अपने हमरा लेके जाने लगते हैं, तब यावर उनको रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करें। शाह साहब यावर की हालत देख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो वादा करते हैं कि वो अगले जुमेरात आएंगे और वो एक अमल करेंगे जिसके ज़रिए इस घर में जो भी बुरी चीज़ है वो इस घर को छोड़ के चली जाएगी। उस दिन चांद की 14वीं यानी पूरे चांद की, पूनम के चांद की रात होती है। यावर को रात गए पायलों की आवाज आती है और वो उठ के हस्बे मामूल बालकनी की तरफ चला जाता है। एनी उस रात यावर के कमरे के बाहर ही खड़े होके सारी सिचुएशन का जायजा ले रही होती है। जैसे वो यावर को जागता देख बालकनी की तरफ जाते हुए देखती है, वो अहमद को फोन करती है। अहमद थोड़ी देर में ही घर पे आ जाता है। एनी और अहमद दोनों यावर को देख रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों के सामने जो मंजर होता है देख के इनकी आंखें, इनकी निगाहें खौफ के मारे और ज्यादा खुल जाती हैं। यावर के ठीक सामने एक स्याह रंग का हेयोला होता है जिसके आसपास सिर्फ धुआं होता है। एक सांवली सी लड़की होती है। और यावर उसके कदमों में गिर के गिड़गिड़ा के रो रहा होता है, काशी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, काशी मुझे अपने साथ ले जाओ, काशी तुम्हारा इल्म सबको हो चुका है, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे अपनी दुनिया में लेके जाओगी, मैं आमादा हूं तो तुम मुझे लेके क्यों नहीं जाती काशी। मैं तुम्हारी जुल्फ का असीर हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का असीर हूं काशी, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, तुम्हें हक है, इख्तियार है, तुम मुझे ले जाओ अपने साथ। लिहाजा जब ये दोनों मंजर एनी और अहमद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं तो उन्हें पहले तो यकीन नहीं आता, लेकिन यावर की हालत देख के उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये किसी चीज के असर में बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। रात को किए हुए वे सारे वाकये का जिक्र अगले ही दिन अहमद और एनी घर वालों से कर देते हैं। शाह साहब को उसी वक्त बुलाया जाता है। शाह साहब अपने हमरा एक और नूरानी शख्सियत को लेके आते हैं। शाह साहब अमल शुरू करते हैं, उस मूर्ति को सामने रखते हैं, कुरानी आयात को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते ही देखते एक चिंगारी सी उठती है, हवा में एक आग का शोला जलने लगता है जिसमें से एक सियाह रंग का हेयोला निकलता है।
शाह साहब उससे सवाल करते हैं, तुम कौन हो और इस बच्चे से क्या चाहती हो? वो चीज अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम काशी है, मैं तहजीब कदीम की एक देवी हूं। मुझे जीते जी मेरे ही लोगों ने पहले तो मुझे जला दिया, फिर जब मैं वहां अपना बदला लेने आती थी तो मुझे एक देवी बना के एक मूर्ति के अंदर रख दिया गया। मेरी पूजा की जाती थी और फिर आज मुझे आजाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि यावर है। मेरी आजादी का सिर्फ एक ही तरीका था। मुझे कैद करने वालों ने जो अमल किया था उसके जरिए मेरी मूर्ति में मेरी आंखों की जगह जो कदीम पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जो ही उन पे किसी का खून लगता, जो ही कोई बलि चढ़ाई जाती तो मैं हाजिर हो जाती और मुझे लाने वाला मेरा मसीहा यावर वो ही शख्स है जिसने मुझे इसमें से निकाला है। इब्तिदा में ये महज मेरा शिकार था, मैंने इसका खून पिया है, लेकिन इसे मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं इंसान बनना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बन सकी, लेकिन यावर को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। शाह साहब उसकी गुफ्तगू पे उसे कहते हैं, ये एक आदमजात है, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, एक मुसलमान लड़का है, तुम्हें इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। वो नूरानी शख्सियत जो शाह साहब के हमरा वहां पे आए होते हैं, वो एक अमल करते हैं जिसके जरिए वो उसे वहां से जाने पे मजबूर कर देते हैं। काशी आखिरी लम्हात में अपनी आंखों में आंसू भरे यावर की तरफ देख रही होती है। यावर को काशी का जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। लेकिन जिसे यावर एक एहसास मोहब्बत समझ रहा होता है, वो एक बदरू और एक इंसान का रिश्ता होता है जिसके अंदर कोई भी मुमकिन ताल्लुक होने का नामो निशान नहीं होता। लेकिन ये नामंजूर मोहब्बत को ख़त्म होना होता है, काशी को चले जाना होता है और यावर को यहीं पे रहना होता है। काशी आखिरी बार उसे देखती है और वहां से चली जाती है। सो यावर की कहानी जो आप तक मैंने पहुंचाई, मेरी लिसनर एनी ने मुझसे शेयर की थी, जो कि उसके भाई की आप बीती है, जिन्होंने आज मुझे सुनना शुरू किया है। आई वुड लाइक टू टेल यू हॉरर नाइट विद फिजा इज अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड रियल लाइफ इवेंट, जिसमें मैं फिजा आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपको कुछ ड्रोनी वाकया, ड्रोनी हकाइक से आगाह करती हूँ, ड्रोनी किस्से और कसाइस बताती हूँ, और आज भी कहानियां लेकर आई हूँ, कुछ हॉरर एस्पेक्ट्स, मिस्टीरियस बातें।
तो आज की कहानी के रिलेटेड जो हमारा टॉपिक बनता है वो ये है कि जो मूर्तियां हैं, जो कि स्टैचूज हैं, बुत हैं, इनको रखना जायज़ है या नहीं, क्योंकि हम सबके घर में टॉयज होते हैं, बुत होते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो ये चीज़ें होती हैं, स्टैचूज होते हैं, समहाउ इनमें वो चीज़ें जो कि हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं आ पाती हैं या हमारे साथ रहना चाहती हैं। जिन्नात की बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें जन है, नसनास है, गौल हैं, बहुत सारे जिन्नात के टाइप्स हैं। उनमें से काफ़ी टाइप्स हैं जो हमारे साथ रहना चाहती हैं हमारे घर में रखी हुई चीज़ों में पोसेशन करके। तो थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे हज़रत अली खड़े हुए और काबे में रखे हुए तमाम बुतों को तोड़ा गया। उन बुतों को तोड़ने का मकसद ये नहीं था कि एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको तोड़ा जा रहा है, बल्कि वो एक अकीदे को तोड़ रहे थे, एक फॉल्स बिलीफ को तोड़ रहे थे। सो बुतों को तोड़ने का मकसद यही था कि आपको एक बात बताती हूँ, ये एक मिथ भी है, कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है, इसके रेफरेंसेस बेतहाशा इंटरनेट पे मौजूद हैं, कि ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्लोजेस्ट के बारे में बताती हूँ। वो मज़ाहिब जो बुत परस्तिश करते हैं, और क्लोजली बता देती हूँ तो हिंदुइज्म के बारे में चलो बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे बुतों की परस्तिश की जाती है जिनके अंदर गणेश, हनुमान, काली माता, शेरावाली और इस तरह के काफ़ी मुजस्मे हैं, काफ़ी बुत हैं जिनकी वो परस्तिश करते हैं। सो द थिंग इज कि वो दौर था जब हज़रत सुलेमान होते थे, उनकी जिन्नात पे हुकूमत होती थी। उस दौर में भी हम ऐसे एविडेंस मिलते हैं, और उससे पहले की भी काफ़ी किताबों में मिलते हैं कि जो जिन्नात थे, जो फिजिकल फॉर्म में आते थे, शेप शिफ्टर बन के आते थे, वो करते कुछ यूं थे कि वो इस तरह के फॉर्म्स में आया करते थे कि उनके जिस्म इंसान के, सर जानवर के, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि कोई ऐसा लिविंग बींग हो जिसका जिस्म इंसान का हो। और मिथ के अंदर ये आए कि उसका सर काट दिया था उसके बाप ने और फिर हाथी का सर लगा दिया तो वो ये बन गया और ये बन गया और वो हमारा गॉड है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस दौर में जो जिन्नात होते थे वो इस तरह से ही फिजिकल फॉर्म में आया करते थे। उनके जिस्म इंसानों के होते थे, सर बंदर का होता था, सर हाथी का होता था, उनके 7 हाथ और 7 पाँव होते थे, इस तरह की फॉर्म्स में आया करते थे। और जाहिर सी बात है जब वो जिन आया करते थे तो वो अपनी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स भी दिखाया करते थे। और इंसान, क्योंकि ये इंसान तो बड़ी मासूम मखलूक है, मैं कहूँगी इंसान इब्तिदा में, आपको पता है जब दुनिया में इंसान था तो वो अपने ऊपर देखता था कि सूरज चमक रहा है तो वो उसे कहता था भाई ये खुदा है, ये तो रोशनी दे रहा है, ये खुदा है। तो जब वो इस तरह की सुपरनैचुरल चीज़ें देखने लग गया इंसान, तो उसने नई नई चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। उनको लगा ये तो भाई बड़ी अलग चीज़ें हैं, ये तो कुछ अलग ही हरकतें कर रही हैं, तो अब ये खुदा हैं। उन्होंने इस तरह के जिनों के मुजस्मे बना के उन्हें पूजना शुरू कर दिया। जो मुजस्मे हम घर में रखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही पुराने कोई मुजस्मे हम उठा कर ले आते हैं। हमें पता कराना चाहिए कि हम ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि एक पुरानी तहजीब से निकली है, उसमें लाजमी किसी ना किसी चीज़ का पोसेशन होगा, उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब होगी। ऐसे ही आप किसी चीज़ को उठा के अपने घर में मत रख लें। स्टोरीज की तरफ मजीद में आगे बढ़ती, लेकिन 2 बज चुके हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने आज सुना, आप सबके सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने मुझे अपना वक्त दिया, अपनी सबसे कीमती चीज़ दी। आपको एक बात बताऊं मैं, कि जब आप मुझे वक्त देते हैं, आप मुझे अपने सबसे कीमती चीज़ देते हैं। इसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि वक्त ख़रीदा नहीं जाता, वक्त वापस लौट के नहीं आता। तो मेरी ज़बान में भी कुछ तासीर होगी, मेरे लब में कुछ तासीर होगी। जितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा अपना मुझे दे रहे हैं। तो अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद आया है, आपको ये अच्छा लगा है, तो आप अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। कल रात कल शब फिर 1 बजे आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइम हुआ आपसे इजाज़त लेने का। कल शब 1 बजे मज़ीद कहानियों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। यूट्यूब चैनल को कर लीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा फॉलो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में कोई कहानी आपके नाम के साथ शामिल करूं, आपकी वो कहानी, वो वाक़या जो आपने किसी से सुना है या एक्सपीरियंस किया है, उसे अपने शो का हिस्सा बनाऊं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं।
डीएम करने का तरीका ये है कि यू कैन गो टू इंस्टाग्राम, सर्च हॉरर नाइट विद फिजा, फॉलो मी एंड सेंड योर स्टोरी। सो कल मुलाकात होगी, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।